तो दोस्तों ए हाउस डायमेटिक कर एक बेहतरीन मैं आपको बताऊं मूवी रिलीज हुई है, जो कि एक तरह से बढ़िया रेटिंग हमें देखने को मिली है। रेटिंग की बात कर ले तो IMDb पर 7.4 की 10 में से रेटिंग है। साथ ही साथ रेड टमेटोज पर 84% की इसकी धांसू रेटिंग है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। ए हाउस ऑफ डायनामाइट 2025 में रिलीज होने वाली एक अमेरिकी सर्वनाशकारी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म है, जिसका निर्देशन कैथरीन बिगेलो ने किया है और लेखन नोआ ओपेनहाइम ने किया है। इस फिल्म में इद्रीस एल्बा, रेबेका फर्ग्यूसन, गैब्रियल बेसो, जेरेड हैरिस, ट्रेसी लेट्स, एंथनी रामोस, मोसेस इनग्राम, जोना हाउरकिंग, ग्रेटा ली और जेसन क्लार्क जैसे कलाकार शामिल। इसकी कहानी एक अज्ञात दुश्मन द्वारा दागी गई एक परमाणु मिसाइल के खिलाफ अमेरिकी सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया पर आधारित है। ए हाउस ऑफ डायनामाइट का विश्व प्रीमियर 2 सितंबर 2025 को 82वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मुख्य प्रतियोगिता में हुआ था, जहां इसे गोल्डन लायन के लिए नामांकित किया गया था। इसे 3 अक्टूबर को यूनाइटेड किंगडम के चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और 24 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स द्वारा वैश्विक स्तर पर स्ट्रीमिंग की शुरुआत से पहले इसे 10 अक्टूबर को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। कथानक: अलास्का के फोर्ट ग्रीली में मेजर डैनियल गोंजालेज और उनकी टीम को हवा में एक अज्ञात अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल दिखाई देती है, जिसका प्रक्षेपण अभी तक पकड़ा नहीं गया है। शुरुआत में उन्हें लगा कि यह एक परीक्षण मिसाइल है, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह मिसाइल एक वास्तविक खतरा है और संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर बढ़ रही है। कैप्टन ओलिविया वॉकर व्हाइट हाउस में देश के लिए खतरों की निगरानी करती है। उनकी टीम को ICBM लॉन्च के बारे में सूचित किया जाता है और वे तुरंत कार्रवाई में जुट जाते हैं। वॉकर और उनकी टीम को पता चलता है कि उनके पास लगभग 18 मिनट है जब तक कि ICBM शिकागो से संपर्क नहीं करता, जिससे लाखों लोग मारे जाते हैं। राष्ट्रपति और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉल में वॉकर अन्य देशों से कई कॉलों का जवाब देती है, जबकि उसकी टीम तेजी से घबराने लगती है। गोंजालेज की टीम द्वारा एंटी बैलिस्टिक लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन वे ICBM को चूक जाते हैं। इस बीच फेमा अधिकारी कैथी रोजर्स को एक सरकारी बंकर में ले जाया जाता है, जो उनके सहयोगियों के गुस्से का कारण है, जबकि उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक बेरिंगटन वीडियो कॉल में शामिल होते हैं और राष्ट्रपति से जवाबी कार्रवाई न करने का आग्रह करते हैं। एक अन्य सैन्य अड्डे पर जनरल एंथनी ब्रैडी और उनकी टीम भी ICBM प्रक्षेपण पर प्रतिक्रिया देते हैं और वॉकर तथा राष्ट्रपति के साथ उसी आह्वान में शामिल हो जाते हैं। ब्रैडी राष्ट्रपति से आग्रह करते हैं कि वे अपने दुश्मनों पर जवाबी कार्रवाई करें ताकि देश पर और हमले न हों। बेरिंगटन ब्रैडी से भिड़ जाता है जब वह समूह से NSA की उत्तर कोरिया विशेषज्ञ एना पार्क से संपर्क करने का अनुरोध करता है, जो उन्हें बताती है कि उत्तर कोरिया के पास बम प्रक्षेपित करने की क्षमता हो सकती है। बेरिंगटन को एडमिरल मार्क मिलर के साथ एक बंकर में ले जाया जाता है, जो रूसी विदेश मंत्री से संपर्क करने में उनकी सहायता करते हैं। रूसी विदेश मंत्री दावा करते हैं कि रूस इस प्रक्षेपण के लिए जिम्मेदार नहीं है और धमकी देते हैं कि अगर अमेरिका उनकी पनडुब्बियों पर हमला करता है तो वे भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। मिसाइल के जल्द ही हमले के कारण राष्ट्रपति को जवाबी कार्रवाई की योजना बनाने का निर्देश दिया जाता है। ICBM के प्रक्षेपण की खबर मिलते ही राष्ट्रपति को बास्केटबॉल खेल के एक कार्यक्रम से तुरंत बाहर निकाला जाता है। निकासी स्थल की ओर जाते समय उनके साथ लेफ्टिनेंट कमांडर रॉबर्ट रीव्स भी होते हैं, जो एक जवाबी रणनीति सलाहकार है और उन्हें जवाबी कार्रवाई की योजनाओं के बारे में मार्गदर्शन करते हैं। राष्ट्रपति स्थिति के तनाव से तुरंत अभिभूत हो जाते हैं और कोई विकल्प चुनने में कठिनाई महसूस करते हैं। इस बीच रक्षा सचिव रीड बेकर को पता चलता है कि मिसाइल शिकागो आ रही है, जहां उनकी अलग रह रही बेटी कैरोलीन रहती है।
समय पर उसकी निकासी सुनिश्चित न कर पाने के कारण रीड पेंटागन की छत से कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। मिसाइल के अमेरिकी वायुक्षेत्र में प्रवेश करते ही राष्ट्रपति और रीव्स को हेलीकॉप्टर द्वारा डीसी से बाहर निकाला जाता है, जो मिसाइल के टकराने से कुछ ही मिनट पहले होता है। राष्ट्रपति दुनिया के बारे में सोचते हैं और अपनी पत्नी, जो अफ्रीका की यात्रा पर है, को फोन करने की कोशिश करते हैं, इससे पहले कि वे रीव्स से चुनाव करने में मदद मांगे। रीव्स दो विकल्प सुझाते हैं और राष्ट्रपति को खुद फैसला करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस बीच रोजर्स और पार्क सहित उच्च पदस्थ कार्मिक पेंसिल्वेनिया में एक आत्मनिर्भर बंकर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि आईसीबीएम का प्रभाव पड़ने वाला होता है। घालना इद्रीस एल्बा राष्ट्रपति के रूप में रेबेका फर्गुसन, कैप्टन ओलिविया वॉकर, व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम की एक वरिष्ठ अधिकारी गैब्रियल बासो, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक बेरिंगटन के रूप में जेरेड हैरिस, रक्षा सचिव रीड बेकर के रूप में ट्रेसी लेट्स, जनरल एंथनी ब्रैडी, संयुक्त राज्य अमेरिका सामरिक कमान स्ट्रैटकॉम के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी एंथनी रामोस, मेजर डैनियल गोंजालेज, एक सैन्य अड्डे के कमांडर, जो आने वाले खतरों का पता लगाने और उन्हें जमीन पर आधारित इंटरसेप्टर मिसाइलों से नष्ट करने के लिए जिम्मेदार है। मोसेस इनग्राम, कैथी रोजर्स, एक फेमा अधिकारी जोना हाउरकिंग, लेफ्टिनेंट कमांडर रॉबर्ट रीव्स, जवाबी रणनीति सलाहकार और राष्ट्रपति के सैन्य सहयोगी ग्रेटा ली, एना पार्क, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की उत्तर कोरिया विशेषज्ञ जेसन क्लार्क, एडमिरल मार्क मिलर, राष्ट्रपति के साथ संवाद करने वाले वरिष्ठ सिचुएशन रूम अधिकारी मालाची बेसली, एसीपीओ विलियम डेविस, वॉकर के सहयोगी और दाहिने हाथ के आदमी के रूप में ब्रायन टी. एसएआईसी केंचो, संयुक्त राज्य अमेरिका की गुप्त सेवा के प्रमुख ब्रिटनी ओग्रेडी, लिली बेरिंगटन, जेक की पत्नी और कैपिटल हिल में कांग्रेस की सहायक स्ट्रेटकॉम के एक अधिकारी मेजर जनरल स्टीवन काइल के रूप में गबेंगा अकिनगबेविला फिट्जगेराल्ड, एबी जेनसिंग के रूप में रेनी एलिस गोल्ड्सबेरी, संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला के रूप में काइल एलन, कैप्टन जॉन जिमर, एक बमवर्षक पायलट कैरोलीन बेकर के रूप में कैटलिन डेवर, बेकर की बेटी स्टाफ सार्जेंट अली जोन्स के रूप में फ्रांसेस्का कार्पानिनी, अबूबकर अली लेफ्टिनेंट डैन बक के रूप में जेल रीज स्वयं के रूप में उत्पादन। मई 2024 में यह घोषणा की गई कि कैथरीन बिगेलो नेटफ्लिक्स के लिए एक थ्रिलर फिल्म का निर्देशन करेंगी, जो डेट्रॉइट 2017 के बाद उनकी पहली फीचर फिल्म होगी। 3 जून में इद्रीस एल्बा, रेबेका फर्ग्यूसन, गैब्रियल बैसो, जेरेड हैरिस और ग्रेटा ली कलाकारों में शामिल हुए। 4, 5, 6 अगस्त में ट्रेसी लेट्स और मूसा इंग्राम शामिल हुए। 7 सितंबर में एंथनी रामोस, ब्रायन टी, जोना हाउरकिंग, काइल एलन, फ्रांसेस्का कार्पेनिनी, अबूबकर अली, मलाची बेसली, अमीना नीव्स और जेसन क्लार्क फिल्म के कलाकारों में शामिल हुए। 8, 9, 10, 11, 12 अक्टूबर में गबेंगा अकिनाग्बे कलाकारों में शामिल हुए। 13, 24 अक्टूबर को यह बताया गया कि ट्रेंटन, न्यू जर्सी में फिल्मांकन शुरू हो गया था। 14 दिसंबर में यह बताया गया कि फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में थी। 15 मुक्त करना। जून 2025 में फिल्म का शीर्षक ए हाउस ऑफ डायनामाइट बताया गया। फिल्म को 24 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग से पहले अक्टूबर 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका में सीमित नाटकीय रिलीज दी जानी थी। 16-17 अगस्त 2025 में यह घोषणा की गई कि फिल्म 3 अक्टूबर 2025 को यूनाइटेड किंगडम के चुनिंदा सिनेमाघरों में और 10 अक्टूबर को वैश्विक स्तर पर रिलीज होगी। 18 स्वागतालोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा। एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 94 में से 84% समीक्षकों की समीक्षाएं सकारात्मक है। वेबसाइट की आम सहमति इस प्रकार है। एक भयावह परिदृश्य को बेहद विश्वसनीय ढंग से प्रस्तुत करती कैथरीन बिगेलो की उत्कृष्ट रूप से रचित ए हाउस ऑफ डायनामाइट एक जरूरी थ्रिलर है जो जितनी रोमांचक है उतनी ही परेशान करने वाली भी है। 19 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है,
ने 33 समीक्षकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 80 अंक दिए, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 20 रोजरेबर्ट.com के लिए लिखते हुए आलोचक ग्लेन केनी ने फिल्म को 4 में से 4 स्टार दिए। उन्होंने लिखा कि फिल्म एक तनावपूर्ण, सटीक, बेहद गंभीर थ्रिलर है और इसमें एल्बा की भूमिका ने उनकी अभिनय क्षमताओं की सीमा को प्रदर्शित किया। 21 डेडलाइन हॉलीवुड के लिए पीट हेमंड ने लिखा कि यह फिल्म हॉरर फिल्म शैली में नहीं आती है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है क्योंकि यह उनमें से किसी से भी अधिक डरावनी है। इद्रिसा अकुना एल्बा ओबीई बटा डीआरएस बटा आईएच ड्रिस, जन्म 6 सितंबर 1972, एक अंग्रेजी अभिनेता और रैपर है। उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के साथ साथ 3 बाफ्टा पुरस्कारों और 6 एमी पुरस्कारों के लिए नामांकन प्राप्त हुआ है। उन्हें 2016 में दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम 100 सूची में शामिल किया गया था। 3 उनकी फिल्मों ने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर $9.8 बिलियन से अधिक की कमाई की है, जिससे वे शीर्ष 20 सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं में से एक बन गए हैं। एल्बा ने लंदन के नेशनल यूथ म्यूजिक थिएटर में अभिनय का अध्ययन किया। उन्होंने HBO सीरीज द वायर 2002 से 2004 में स्ट्रिंगर बेल और BBC वन सीरीज लूथर 2010 से 2019 में DCI जॉन लूथर की भूमिका निभाकर प्रसिद्धि हासिल की, जिसमें से बाद में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के साथ साथ एक सीमित श्रृंखला या मूवी में उत्कृष्ट लीड अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए 4 नामांकन मिले। उन्हें शोटाइम कॉमेडी ड्रामा सीरीज द बिग सी 2011 में उनकी अतिथि भूमिका और एप्पल टीवी प्लस थ्रिलर सीरीज हाईजैक 2024 में उनकी प्रमुख भूमिका के लिए एमी नामांकित भी किया गया था। 4, 5, 6 उन्हें NBC सिटकॉम द ऑफिस 2009 में चार्ल्स माइनर फिल्मों में उन्होंने नेटफ्लिक्स ड्रामा बीस्ट्स ऑफ नो नेशन 2015 में एक क्रूर और करिश्माई सरदार का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें सहायक भूमिका में उत्कृष्ट अभिनेता के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के साथ साथ ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। उन्होंने मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम 2013 में नेल्सन मंडेला का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें मोशन पिक्चर ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने अमेरिकन गैंगस्टर 2007, ऑब्सेस्ड 2009, प्रोमेथियस 2012, पैसिफिक रिम 2013, स्टार ट्रेक बियॉन्ड 2016, मॉलीज गेम 2017, द डार्क टॉवर 2017, हॉब्स एंड शॉ। वह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU में शामिल हुए और उन्होंने थॉर 2011 से शुरू होकर 6 फिल्मों में हेमडाल का किरदार निभाया, साथ ही DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स में द सुसाइड स्क्वाड 2021 में ब्लडस्पोर्ट की भूमिका निभाई। उन्होंने जूटोपिया 2016, जूटोपिया प्लस 2022 और इसके आगामी सीक्वल जूटोपिया 2 2025, द जंगल बुक और 2016 में फाइंडिंग डोरी में चीफ बोगो की आवाज दी। उन्होंने सोनिक द हेजहोग 2 2022, नकल्स 2024 और सोनिक द हेजहोग 3 2024 में नकल्स द इचिडना को आवाज दी है। उन्होंने यार्डी 2018 के साथ अपना निर्देशन करियर शुरू किया। 7 अभिनय के अलावा एल्बा डीजे बिग ड्रिस या इद्रीस के नाम से एक डीजे के रूप में और एक R&B गायक के रूप में भी काम करते हैं। 8, 9 एल्बा फॉर्मूला ई टीम किरो रेस कंपनी के सहमालिक है। 10 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। इद्रिसा अकुना एल्बा का जन्म 6 सितंबर 1972 11 को हैकनी के लंदन बरो में हुआ था। 12 उनके पिता विंस्टन एल्बा थे, जो सिएरा लियोन के रहने वाले थे और फोर्ट डेग्नेहेम प्लांट में काम करते थे, और उनके माता पिता ईव थे, जो घाना की रहने वाली थीं। 13 11 उनके माता पिता की शादी सिएरा लियोन में हुई थी और बाद में वे लंदन चले गए। 14 एल्बा का पालनपोषण हैकनी
और ईस्ट हैम 15 में हुआ और कैनिंग टाउन में स्कूल के दौरान उन्होंने अपना पहला नाम इदरीस रख लिया, जहां वे पहली बार अभिनय में शामिल हुए। एल्बा अपनी पहली बड़ी सफलता का श्रेय द स्टेज को देते हैं। एक नाटक का विज्ञापन देखने के बाद उन्होंने ऑडिशन दिया और बाद में उसी भूमिका में अभिनय करते हुए अपने पहले एजेंट से मिले। 1986 में उन्होंने अपने चाचा के विवाह डीजे व्यवसाय में उनकी मदद करना शुरू किया। एक साल के भीतर उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अपनी डीजे कंपनी शुरू कर दी। 11 एल्बा ने कुछ समय के लिए बार्किंग और डेगनेहेम कॉलेज में पढ़ाई की। 17 1988 में स्कूल छोड़ दिया और 1500 पाउंड प्रिंस ट्रस्ट अनुदान के बाद नेशनल यूथ म्यूजिक थिएटर में जगह हासिल की। 18 अपने शुरुआती करियर में भूमिकाओं के बीच खुद का समर्थन करने के लिए उन्होंने फोर्ट डेगनेहेम में टायर फिटिंग, कोल्ड कॉलिंग और रात की पाली सहित अजीब नौकरियों में काम किया। 19 उन्होंने अपनी किशोरावस्था के दौरान डीजे उपनाम बिग ड्रिस के तहत नाइट क्लबों में काम किया, लेकिन अपने शुरुआती 20वां दशा में टेलीविजन भूमिकाओं के लिए ऑडिशन देना शुरू कर दिया। 11 आजीविका 1994 2004 शुरुआती भूमिकाएं और द वायर। एल्बा की पहली अभिनय भूमिका क्राइम वॉच हत्या पुनर्निर्माण में थी और 1994 में वह द बूट स्ट्रीट बैंड नामक बीबीसी बच्चों के नाटक में दिखाई दिए। 1995 में उन्होंने ब्रैमवेल नामक एक श्रृंखला में अपनी पहली महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो 1890 के दशक के इंग्लैंड में सेट एक मेडिकल ड्रामा था। श्रृंखला एक के एक एपिसोड में उन्होंने एक केंद्रीय चरित्र चार्ली कार्टर नामक एक अफ्रीकी छोटे चोर की भूमिका निभाई, जिसने अपनी पत्नी को प्रसव के कारण खो दिया और उसे यह पता लगाना पड़ा कि अपनी नवजात बेटी का समर्थन कैसे करें। उनकी पहली नामित भूमिका 1995 की शुरुआत में आई जब उन्हें एब्सोल्यूटली फैब्युलस के 6 एपिसोड में जिगोलो के रूप में लिया गया। ब्रिटिश टेलीविजन पर कई सहायक भूमिकाएं निभाई, जिनमें द बिल और द रूथ रेंडेल मिस्ट्री जैसी श्रृंखलाएं शामिल है। 11 वह कभी कभी टेलीविजन भूमिका के लिए इंग्लैंड लौट आए, जैसे कि इंस्पेक्टर लिनली मिस्ट्रीज में से एक में एक हिस्सा। 2001 में एल्बा ने न्यूयॉर्क शहर में ट्रॉयलस और क्रेसिरा के एक स्टेज प्रोडक्शन में अकिलिस की भूमिका निभाई। 11 1997 में उन्होंने साइलेंट विटनेस में दूसरी श्रृंखला ब्लर, स्वेट एंड टीयर्स के पहले 2 एपिसोड में अभिनय किया। लॉ एंड ऑर्डर के 2001 के एपिसोड में सहायक भूमिका निभाने के बाद एल्बा ने HBO ड्रामा श्रृंखला द वायर में एक प्रमुख भूमिका निभाई। 2002 से 2004 तक एल्बा ने श्रृंखला में स्ट्रिंगर बेल को चित्रित किया, शायद संयुक्त राज्य अमेरिका में उनकी सबसे प्रसिद्ध भूमिका थी। उद्धरण वांछित एल्बा को 2003 की जमैका फिल्म वन लव में आरोन स्मिथ का किरदार निभाने के लिए भी जाना जाता है। 2005 से 2019 लूथर और स्टारडम 2008 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में रॉक'न'रोला के कलाकारों के साथ एल्बा पिछली पंक्ति मध्य में। 2005 में उन्होंने रवांडा नरसंहार के बारे में HBO फिल्म समटाइम्स इन अप्रैल में कैप्टन ऑगस्टिन मुगांजा को चित्रित किया। एल्बा 2007 BET स्पेशल ब्लैक मैन द ट्रूथ में दिखाई दिए। 22 वह बोत्सवाना में फिल्माए गए द नंबर 1 लेडीज डिटेक्टिव एजेंसी में चार्ली गोत्सो के रूप में दिखाई दिए। 23 श्रृंखला का प्रीमियर 23 मार्च 2008 ईस्टर रविवार को BBC वन पर हुआ, जिसमें 6.3 मिलियन दर्शकों और 27% दर्शकों की हिस्सेदारी थी। 24 जनवरी 2009 में वैराइटी ने बताया कि एल्बा NBC के द ऑफिस के लिए डंडर मिफ्लिन के क्षेत्रीय प्रबंधक माइकल स्कॉट, स्टीव कैरेल के नए प्रतिद्वंद्वी चार्ल्स माइनर को चित्रित करेंगे। 23 सितंबर 2009 में उन्होंने 6 भाग वाली BBC टेलीविजन श्रृंखला लूथर में मुख्य भूमिका निभाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो मई 2010 में प्रसारित हुआ। 5 वह 2010 में शोटाइम के द बिग सी में दिखाई दिए। अक्टूबर 2014 में एल्बा ने BBC रेडियो 2 पर इदरीस एल्बा के साथ
जर्नी डॉट अफ्रीका श्रृंखला प्रस्तुत की, जिसमें सभी प्रकार के अफ्रीकी संगीत की खोज की गई। 107 एल्बा को 2013, 2014, 2015, 2016 और 2019 में स्काई बॉक्स सेट के लिए विभिन्न टेलीविजन विज्ञापनों में दिखाया गया था। 108 उन्होंने 2014 में यूके के अंतर्राष्ट्रीय विकास सचिव जस्टिन ग्रीनिंग के साथ काम करते हुए पश्चिम अफ्रीका से इबोला के उन्मूलन के प्रयासों में यूके की संसद के साथ सहयोग किया है। एल्बा ने ब्रिटिश फैशन लेबल सुपरड्राई के साथ एक सहयोग बनाया है, जिसे नवंबर 2015 के अंत में लॉन्च किया गया था। 109 जनवरी 2016 में एल्बा ने स्क्रीन पर विविधता की कमी की चिंता के बारे में यूके की संसद को संबोधित किया। उन्होंने कहा, परिवर्तन आ रहा है, लेकिन यह अपना अच्छा समय ले रहा है। उन्होंने नस्ल, लिंग और कामुकता के संबंध में विविधता की कमी के बारे में बात की। 110 प्रिंस ट्रस्ट, एक यूके युवा चैरिटी जिसकी स्थापना 1976 में प्रिंस चार्ल्स ने की थी, जिसे एल्बा ने अपने करियर की शुरुआत करने में मदद करने का श्रेय दिया, ने उन्हें अप्रैल 2009 में अपना अपराधविरोधी राजदूत नियुक्त किया। 111 उन्होंने 2018 और 2022 के बीच ब्रिटिश फिल्म संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में काम किया। 112 उन्होंने 2016 यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय संघ सदस्यता जनमत संग्रह के लिए यूरोपीय संघ में बने रहने के लिए वोट का समर्थन किया। 113 114 वह चाकू अपराध के खिलाफ प्रचारक है। 115 एल्बा 2024 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ 2025 में राजा चार्ल्स तृतीय के साथ एल्बा ने 2024 में ब्रिटेन सरकार के उद्घाटन चाकू अपराध शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री कीर स्टारर और गृह सचिव यवेटे कूपर के साथ भाग लिया। एल्बा ने केवल चर्चा से अधिक कार्रवाई के महत्व पर जोर दिया। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए माता-पिता, युवा कार्यकर्ताओं और कानून प्रवर्तन सहित कई तरह के दृष्टिकोणों की वकालत की। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अगले दशक में चाकू अपराध को आधा करने के प्रयास में विभिन्न सामुदायिक समूहों, तकनीकी कंपनियों, खेल संगठनों और सार्वजनिक सेवाओं को एकजुट करना था। एल्बा का एल्बा होप फाउंडेशन इस गठबंधन का हिस्सा था, जो ऑनलाइन चाकू की बिक्री को प्रतिबंधित करने और खतरनाक हथियारों पर नियमों को कड़ा करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा था। 116 2025 में उन्होंने निंजा तलवारों पर प्रतिबंध लगाने और रसोई के चाकुओं से नोक हटाने को संभावित समाधान के रूप में सुझा। रुचिया एल्बा ने कहा है कि वह आध्यात्मिक है, लेकिन धार्मिक नहीं है। 118 119 वह अपनी स्थानीय फुटबॉल टीम आर्सेनल एफसी के आजीवन समर्थक है। 120 जनवरी 2025 में उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने लगभग 6 महीने पहले मांस खाना बंद कर दिया था। 121 2015 में डिस्कवरी चैनल की अपनी लघु श्रृंखला इद्रीस एल्बा नो लिमिट्स के हिस्से के रूप में एल्बा ने पेंडाइन सेंट्स फ्लाइंग माइल कोर्स के लिए भूमि गति रिकॉर्ड तोड़ दिया। 122 उन्होंने 23 अक्टूबर 2017 को लंदन पैलेडियम में सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कारों की मेजबानी की, जिसके दौरान उन्होंने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम की एक सेल्फी ली, जिसमें लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार शामिल थे। 123 एल्बा ने डिस्लेक्सिया के साथ अपने अनुभव पर चर्चा की है, जिससे स्क्रिप्ट पढ़ना मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण उन्हें एक उपकरण विकसित करने में मदद मिली जो ऑडियो स्क्रिप्ट पढ़ने की अनुमति देता है। 124 अभिनय श्रेय और प्रशंसा मुख्य लेख, इद्रीस एल्बा फिल्मोग्राफी और इद्रीस एल्बा द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। एल्बा को 2013 में एसेंस के वार्षिक सेक्सिएस्ट मैन ऑफ द ईयर 125 और 2018 में पीपल के सेक्सिएस्ट मैन अलाइव का नाम दिया गया था। 126 अक्टूबर 2014 में उन्हें मोबो इंस्पिरेशन अवार्ड प्रदान किया गया था। 127 मई 2019 तक उनकी फिल्मों ने वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर $9.8 बिलियन से अधिक की कमाई की है,
जिसमें उत्तरी अमेरिका में $3.6 बिलियन से अधिक शामिल है। 128, जहां वह शीर्ष 20 सबसे ज्यादा कमाई करने वाले अभिनेताओं में से एक है। 129, एल्बा को नाटक में सेवाओं के लिए 2016 के नए साल के सम्मान में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर (OBE) का अधिकारी नियुक्त किया गया था। 130, 131, 2017 में उन्होंने ब्रिटेन में रियर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए पुरुष खिताब जीता। 132, सितंबर 2018 में वह टाइम आउट की 50वीं वर्षगांठ के हिस्से के रूप में लंदन को अद्भुत बनाने और लंदन के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में मदद करने के लिए नामित 50 लोगों में से एक थे। 133, पावरलिस्ट के 2020 और 2021 संस्करणों में उन्हें अफ्रीकी एफ्रो कैरेबियन मूल के यूके के शीर्ष 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में सूचीबद्ध किया गया था। 007 में एल्बा ने फिल्म डैडीज लिटिल गर्ल्स में मुख्य भूमिका निभाने के लिए साइन किया, जिसमें उन्होंने मोल्टी नामक एक ब्लू कॉलर मैकेनिक की भूमिका निभाई, जिसे अपने बच्चों की कस्टडी हासिल करने में मदद करने वाले एक वकील से प्यार हो जाता है और उसे अपने पूर्व पत्नी की वापसी से रिश्ते और अपनी कस्टडी की उम्मीदों को खतरा महसूस होता है। वह 28 वीक्स लेटर 2007 और दिस क्रिसमस 2007 में दिखाई दिए, जिसने 2007 में बॉक्स ऑफिस पर लगभग $50 मिलियन, 2023 में 70.8 मिलियन की कमाई की। 26, 27, 2008 में उन्होंने हॉरर फिल्म प्रोम नाइट और गाय रिची लंदन गैंगस्टर फिल्म रॉक एंड रोला में अभिनय किया। 26, 2009 में उन्होंने हॉरर फिल्म द अनबॉर्न। 29, एल्बा की अगली फिल्म लिगेसी 2010 थी। 30, जिसमें उन्होंने एक ब्लैक ऑप्स सैनिक का किरदार निभाया था जो पूर्वी यूरोप में एक असफल मिशन के बाद ब्रुकलिन लौटता है, जहां वह प्रतिशोध की तलाश में एक यात्रा पर निकला है। 30, उन्होंने सिल्वेन व्हाइट के निर्देशन में डीसी बटा वर्टिगो की द लॉसर्स के डार्क कैसल रूपांतरण में रोके की भूमिका निभाई, जो एक ब्लैक ऑप्स टीम का सेकेंड इन कमांड है जो उस सरकार से बदला लेना चाहता है जिसने उनके साथ गलत किया था। 31, फिल्मांकन प्यूर्टो रिको में हुआ और फिल्म अप्रैल 2010 में रिलीज हुई। 32, एल्बा थ्रिलर टेकर्स 2010 में दिखाई दिए। उन्होंने केनेथ ब्रानग की फिल्म थॉर 2011, 2017 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मोलीज गेम के प्रीमियर पर एल्बा। अगस्त 2010 में एल्बा ने जेम्स पैटरसन की एलेक्स क्रॉस फिल्म फ्रेंचाइजी के रीबूट में शीर्षक चरित्र को चित्रित करने के लिए हस्ताक्षर किए। 25, हालांकि फरवरी 2011 में उन्हें टायलर पेरी द्वारा बदल दिया गया था। 34, घोस्ट राइडर स्पिरिट ऑफ वेंजेंस 2011, घोस्ट राइडर 2007 की अगली कड़ी में एल्बा ने एक शराबी योद्धा भिक्षु की भूमिका निभाई जिसे शीर्षक चरित्र को खोजने का काम सौंपा गया था। 35, फरवरी 2012 में एल्बा ने पुष्टि की कि वह फिल्म मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में नेल्सन मंडेला को चित्रित करेंगे, जो उनकी आत्मकथा पर आधारित है। 36, भूमिका के लिए अपनी तैयारी के हिस्से के रूप में एल्बा ने रॉबेन द्वीप पर अकेले एक सेल में बंद होकर एक रात बिताई। जून 2012 में एल्बा ने रिडले स्कॉट की प्रोमेथियस में कैप्टन जेनेक की भूमिका निभाई। 38, वह स्टेकर पेंटेकोस्ट की भूमिका में फिल्म पैसिफिक रिम 2013 के कलाकारों में शामिल हो गए। 39, उन्होंने 2013 में थोर द डार्क वर्ल्ड में हेमराल के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। जनवरी 2014 में उन्होंने पुष्टि की कि वह लूथर के फिल्म रूपांतरण में अभिनय करेंगे। 40, 2014 में उन्होंने नो गुड डीड में एक प्रतिशोधी मनोरोगी सीरियल किलर की भूमिका निभाई। 2015 में एल्बा जॉस व्हेडन द्वारा निर्देशित सुपरहीरो ब्लॉकबस्टर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हेमराल के रूप में दिखाई दिए। एल्बा ने अब्राहम अत्ता के साथ फिल्म बीस्ट्स ऑफ नो नेशन में भी अभिनय किया, जिसका प्रीमियर चुनिंदा सिनेमाघरों और नेटफ्लिक्स पर हुआ। उन्होंने किसी भी मोशन पिक्चर में सहायक भूमिका में एक अभिनेता द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन अर्जित किया।
साथ ही फिल्म श्रेणी में सहायक अभिनेता के लिए बाफ्टा पुरस्कार नामांकन भी प्राप्त किया। 2016 में उन्होंने कई आवाज भूमिकाएं निभाईं। डिज्नी की जूटोपिया में केप बफेलो पुलिस प्रमुख चीफ बोगो, गिनिफर गुडविन और जेसन बेटमैन के साथ, द जंगल बुक 2016 में खलनायक बाघ शेर खान और पिक्सर की फिल्म फाइंडिंग डोरी में समुद्री शेर फ्लूक की भूमिका निभाई, और फाइंडिंग निमो 2003 में एलेन डीजेनेरेस और अल्बर्ट ब्रूक्स के साथ। उसी वर्ष उन्होंने अगली कड़ी स्टार ट्रेक बियॉन्ड में मुख्य प्रतिपक्षी क्रॉल की भूमिका निभाई। 2018 में एल्बा। 2017 में उन्होंने स्टीफन किंग की फिल्म रूपांतरण द डार्क टॉवर में रोलैंड डेस्चेन की भूमिका निभाई। 41 द माउंटेन बिटवीन अस और आरोन सॉर्किन के निर्देशन में बनी पहली फिल्म मॉलीज गेम में जेसिका चेस्टेन के साथ अभिनय किया। अप्रैल 2018 में यह घोषणा की गई कि एल्बा को नेटफ्लिक्स कॉमेडी सीरीज टर्न अप चार्ली में चार्ली के रूप में लिया गया था। 42 इसका प्रीमियर 15 मार्च 2019 को हुआ और एक सीजन के बाद रद्द कर दिया गया। 43 उन्होंने सेमी ऑटोबायोग्राफिकल कॉमेडी इन द लॉन्ग रन का निर्माण और अभिनय भी किया। 44 2019 में एल्बा ने फास्ट एंड फ्यूरियस प्रेजेंट्स हॉब्स एंड शॉ में खलनायक की भूमिका निभाई। 2020 वर्तमान। 2021 में एल्बा ने जेम्स गन की द सुसाइड स्क्वाड में भारे के सैनिक रॉबर्ट मिल्टन डुबोइस बटा ब्लडस्पोर्ट का किरदार निभाया। 46 2022 में एल्बा ने फिल्म सोनिक द हेजहोग 2 में नकल्स द इचिडना की आवाज दी, जो फिल्म सोनिक द हेजहोग का सीक्वल है, जो खुद इसी नाम की फ्रेंचाइजी पर आधारित है। उन्होंने पैरामाउंट प्लस के लिए एक स्वशीर्षक वाली एकल श्रृंखला में भूमिका दोहराई और सोनिक द हेजहोग 3 के लिए वापसी की, दोनों 2024 में। 47 एल्बा ने सीडी प्रोजेक्ट रेड के 2020 के वीडियो गेम साइबरपंक 2077 के लिए 2023 में डाउनलोड करने योग्य विस्तार फैंटम लिबर्टी में सोलोमन रीड के चरित्र के लिए आवाज अभिनय और अपनी समानता प्रदान की। 48 2025 में उन्होंने हेड्स ऑफ स्टेट में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री और ए हाउस ऑफ डायनामाइट में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति दोनों की भूमिका निभाई। 49 22 नवंबर 2024 को डेडलाइन ने घोषणा की कि उन्हें अमेजन प्राइम की फिल्म मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स में डंकन मैन-एट-आर्म्स के रूप में कास्ट किया गया है। 51 उत्पादन कंपनी। एल्बा ने अपनी ग्रीन डोर पिक्चर्स प्रोडक्शन कंपनी के माध्यम से मूल सामग्री का निर्माण करने के लिए एप्पल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 52 फरवरी 2021 में यह बताया गया कि एल्बा और उनकी पत्नी सबरीना धोवरे की कंपनियां क्रंचरोल के लिए एक अफ्रोफ्यूचरिस्ट वयस्क एनिमेटेड साइंसफाई श्रृंखला विकसित कर रही है, जिसका शीर्षक अस्थायी रूप से दंताई है, जो उस समय के बारे में होगा जब बायोटेक ने हैव्स और हैव-नॉट्स के बीच एक बढ़ती हुई खाई पैदा कर दी है। 53 54 55 डेन ऑफ गीक के साथ अप्रैल 2021 के एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि श्रृंखला मुख्य रूप से उनकी पत्नी के दिमाग की उपज है, जिसे उन्होंने एनीमे की बात आने पर सुपर गीक के रूप में वर्णित किया। 56 जून 2024 57 अगस्त 2024 में एल्बा को जांजीबार में एक फिल्म स्टूडियो स्थापित करने के लिए तंजानिया सरकार से मंजूरी मिल गई। 59 सितंबर 2024 में एल्बा थिंग्स फॉल अपार्ट में एक अभिनेता और कार्यकारी निर्माता के रूप में शामिल हो गए। 60 जनवरी 2025 में इद्रीस एल्बा ने यूनाइटेड किंगडम में बड़े पैमाने पर चाकू और गिरोह से संबंधित अपराधों पर एक वृत्तचित्र का प्रीमियर किया। एल्बा ने नोएल फील्डिंग और सर्जियो पिजोर्नो के बैंड लूज टेपेस्ट्रीज के दूसरे एल्बम के लिए रैप किया। 74 एल्बा ने स्केप्टा के शटडाउन के रीमिक्स में भी रैप किया, जिसे 1 जून 2015 को साउंडक्लाउड पर अपलोड किया गया था। 75 17 अगस्त को एक गाना जारी किया गया था, जिसमें एल्बा नाइजीरियाई गायक डीबांज के एकल कॉन्फिडेंशियल में दिखाई दिए, जिसमें सिएरा लियोनियन रैपर शैडो बॉक्सर शामिल थे,
जिसका वीडियो 20 अगस्त को यूट्यूब पर अपलोड किया गया था। नवंबर 2015 में एल्बा ने बर्लिन, जर्मनी में अपने रिबेल हार्ट टूर के दौरान मैडोना के लिए ओपनिंग की। एल्बा को मैक्लेमोर और रयान लुइस एल्बम दिस अनरूली मेस आइव मेड 2016 में भी दिखाया गया है। उनके पास अपने एल्बम इद्रीस एल्बा प्रेजेंट्स मी मंडेला के संगीत को एक शो में विकसित करने का विचार था, जिसके परिणामस्वरूप अंतः नामक एक नाटक हुआ, जिसका प्रीमियर 2019 में मैनचेस्टर इंटरनेशनल फेस्टिवल में हुआ। 76 हालांकि टुकड़े का लेखन विवादित था। 2 जुलाई 2019 को द गार्जियन ने एक कहानी प्रकाशित की जिसमें बताया गया कि कैसे लेखक टोरी एलन मार्टिन और सारा हेनले ने कहा कि उन्हें संदिग्ध परिस्थितियों के रूप में वर्णित उत्पादन से हटा दिया गया था। 77 दोनों लेखकों ने इस परियोजना पर 4 साल तक काम किया था। एल्बा के एक दृष्टिकोण के बाद उन्हें एल्बम पर आधारित एक संगीत के लिए अपने विचार को विकसित करने के लिए कहा, जिस पर एलन मार्टिन ने भी सहयोग किया था। क्वामे क्वेई आरमाह मई 2018 में इस परियोजना में शामिल हुए। 76 एलन मार्टिन और हेनले ने बताया कि उनके रचनात्मक योगदान में शोध और पटकथा लेखन के साथ साथ नाटक का शीर्षक भी शामिल था, और हटाए जाने के बाद उन्हें कहानी सार्वजनिक करने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी गई थी। 79 एल्बा और क्वेई आरमाह दोनों ने ट्विटर पर जो कुछ हुआ उसका खंडन प्रकाशित किया। 80 एल्बा ने टेलर स्विफ्ट के साथ कैट्स 2019 में काम किया है और उनके एल्बम लवर्स के गीत लंदन बॉय में भी दिखाई दी है। जुलाई 2018 में उन्होंने अपना रिकॉर्ड लेबल 7 वालेस म्यूजिक लॉन्च किया। 81 एल्बा ने अप्रैल 2019 में कोचेला वैली म्यूजिक एंड आर्ट्स फेस्टिवल में प्रदर्शन किया। 82 2019 में उन्होंने ब्रिटिश ग्राइम कलाकार विली के ट्रैक बोस्टी में अभिनय किया। 83 एल्बा बोस्टी संगीत वीडियो में भी दिखाई देते हैं। एक हवेली में अपनी कविता देते हैं, जिसमें एक फिल्म सेट शामिल है। 84 2019 में एल्बा टेलर स्विफ्ट के 7वें स्टूडियो एल्बम लवर्स के गाने लंदन बॉय में दिखाई देते हैं। गाने का इंट्रो एल्बा के एक साक्षात्कार से एक स्निपेट का नमूना है। 85 अप्रैल 2020 में कनाडाई R&B गायक इमानुएल के डेब्यू सिंगल नीड यू को सुनने के बाद एल्बा ने एक म्यूजिक वीडियो के लिए एक विचार के साथ संपर्क किया, जो लोगों द्वारा उन चीजों को साझा करने के क्लिप से संकलित किया गया था जो उन्हें कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद कर रहे थे। 87 एल्बा को वीडियो के क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में श्रेय दिया गया और उन्हें इमानुएल के आगामी फुल लेंथ डेब्यू एल्बम के कार्यकारी निर्माता के रूप में श्रेय दिया जा रहा है। 13 फरवरी 2021 को एल्बा ने ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय युवा प्रसारक ट्रिपल जे पर मिक्स अप के लिए एक अतिथि डीजे मिक्स का प्रदर्शन किया। 22 सितंबर 2021 को एल्बा ने घोषणा की कि वह ऑस्ट्रेलियाई पॉप रॉक जोड़ी लाइम कॉर्डियल के साथ कॉर्डी एल्बा शीर्षक से एक सहयोगी ईपी जारी करेंगे। 89 जिसे 14 जनवरी 2022 को रिलीज किया गया था। 91 8 जनवरी 2024 को एल्बा ने यूके में चाकू अपराध के खिलाफ अपने अभियान के एक हिस्से के रूप में यूके के रैपर डीबी माज के साथ नाइफ्स डाउन 92 गाना रिलीज किया। 93 सीडी प्रोजेक्ट रेड के 2020 के वीडियो गेम साइबरपंक 2077 के लिए फैंटम लिबर्टी डाउनलोड करने योग्य विस्तार के रिलीज के साथ पेश किए गए 3 नए रेडियो स्टेशनों में से 2 में एल्बा शामिल है। इन्हें 107.5 डार्कस्टार रेडियो और 99.9 इम्पल्स रेडियो के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 107.5 डार्कस्टार ने एल्बा के 2 नए ट्रैक चोक होल्ड, रोलर कोस्टर पेश किए हैं और 99.9 इम्पल्स में एल्बा और प्राइवेट प्रेस द्वारा 1 घंटे का डीजे सेट है। 94 2024 में इद्रीस ने अपने चाचा के प्रसिद्ध 1980 के दशक के लंदन साउंड सिस्टम से प्रेरित होकर अपना खुद का लेबल साउंड इंटरनेशनल शुरू किया, जिसका संगीत के प्रति खुले विचारों वाला दृष्टिकोण था। लेबल का उद्देश्य दुनिया भर से विविध हाउस संगीत प्रतिभाओं को प्रदर्शित करना है,
जिसका लक्ष्य हर देश से रिकॉर्ड पर हस्ताक्षर करना है, जो हाउस संगीत शैली के भीतर वैश्विक एकता और स्वतंत्रता को उजागर करता है। 96 किक बॉक्सिंग। डिस्कवरी चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री इदरीस एल्बा फाइटर का निर्माण किया, जिसमें एल्बा के 12 महीने के किकबॉक्सिंग और मिश्रित मार्शल आर्ट प्रशिक्षण 97 को मय थाई कोच किरण केडल के तहत दिखाया गया। 98 जिसका समापन एल्बा की पहली पेशेवर किकबॉक्सिंग लड़ाई में हुआ और जीत लंदन के यॉर्क हॉल में लियोनेल ग्रेव्स, एक युवा अधिक अनुभवी डच प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ। रेबेका लुइसा फर्ग्यूसन सुंडरस्ट्रॉम, जन्म 19 अक्टूबर 1983, 3, एक स्वीडिश अभिनेत्री है। फिल्म और टेलीविजन पर अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाने वाली, उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी और हॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया है। उन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 2 क्रिटिक्स चॉइस पुरस्कारों के लिए नामांकन प्राप्त हुए हैं। फर्ग्यूसन ने 1999 में स्वीडिश सोप ओपेरा न्या टाइडर से अपने टेलीविजन अभिनय करियर की शुरुआत की और 2004 में स्वीडिश स्लेशर फिल्म ड्राइंग घोस्ट से अपने मोशन पिक्चर अभिनय की शुरुआत की। ब्रिटिश ड्रामा द व्हाइट क्वीन 2013 में एलिजाबेथ वुडविले की भूमिका निभाकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि मिली, जिसके लिए उन्हें मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब के लिए नामांकित किया गया था। अमेरिकी सिनेमा में फर्ग्यूसन ने मिशन इम्पॉसिबल की 3 फिल्मों रोग नेशन 2015, फॉलआउट 2018 और डेड रेकनिंग 2023 में टॉम क्रूज के साथ मीछह एजेंट इल्सा फॉस्ट का किरदार निभाया और साइंस फिक्शन फिल्मों ड्यून 2021 और ड्यून पार्ट 2 2024 में लेडी जेसिका का किरदार निभाया। उन्होंने म्यूजिकल फिल्म द ग्रेटेस्ट शोमैन 2017 में जेनी लिंड का किरदार निभाया और हॉरर फिल्मों लाइफ 2017 और डॉक्टर स्लिप 2019, कॉमेडी ड्रामा फ्लोरेंस फॉस्टर जेनकिंस 2016, थ्रिलर द गर्ल ऑन द ट्रेन 2016 और राजनीतिक ड्रामा ए हाउस ऑफ डायनामाइट 2025 में अभिनय किया। 2023 से उन्होंने एप्पल टीवी प्लस विज्ञान कथा श्रृंखला साइलो में एक भूमिगत समुदाय में एक बुद्धिमान इंजीनियर की भूमिका निभाई है, एक भूमिका जिसके लिए उन्हें सैटर्न पुरस्कार और सैटेलाइट पुरस्कार के लिए नामांकन मिला है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। फर्ग्यूसन का जन्म स्टॉकहोम में हुआ था और वह मध्य स्टॉकहोम के वासस्थान जिले में पली बड़ी। 3 उनकी माँ रोजमेरी फर्ग्यूसन 4 अंग्रेज है, 5, 6 और 25 साल की उम्र में ब्रिटेन से स्वीडन चली गईं। 5 उनकी माँ ने एबीबीए को उनके 1974 के एल्बम वाटरलू के गीतों का अंग्रेजी में अनुवाद करने में मदद की। 7 और बैंड के 1975 के स्वशीर्षक एल्बम के स्लीव पर भी दिखाई दीं। 8 बेहतर स्रोत की आवश्यकता। उनके पिता ओलोफ सुंडरस्ट्रॉम एक स्वीडिश व्यवसायी है। 4 9 फर्ग्यूसन ने अपनी मां का उपनाम अपने मंच के नाम के रूप में लिया। 10 उनकी नानी उत्तरी आयरिश है। 6 और उनके नाना स्कॉटिश है। 6 फर्ग्यूसन ने स्वीडन में एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाई की और द्विभाषी स्वीडिश और अंग्रेजी बोलने वाली थीं। 11 उन्होंने स्टॉकहोम में एडोल्फ फ्रेडरिक के संगीत स्कूल में पढ़ाई की और 1999 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 13 साल की उम्र से उन्होंने एक मॉडल के रूप में काम किया और कॉस्मेटिक, परिधान और आभूषणों के विज्ञापनों के लिए पत्रिकाओं और टेलीविजन विज्ञापनों में दिखाई दीं। 13 फर्ग्यूसन ने बहुत कम उम्र से ही नृत्य किया है। उन्होंने बैले, टैप डांसिंग, जैज, स्ट्रीट फंक और टैंगो नृत्य किया है। उन्होंने कुछ वर्षों तक स्वीडन के लुंड में एक नृत्य कंपनी में अर्जेंटीना टैंगो सिखाया। 14 जबकि उन्होंने कई लघुकला फिल्म परियोजनाओं पर अपना काम जारी रखा। 15 अनिश्चित कि क्या वह अभिनय करना चाहती थी, फर्ग्यूसन के पास अन्य नौकरियां थीं, जैसे डेकेयर सेंटर में काम करना, नानी के रूप में, आभूषण की दुकान पर, जूते की दुकान पर और कोरियाई रेस्तरां में। स्वीडिश भाषा की उत्पत्ति। फर्ग्यूसन स्वीडिश सोप ओपेरा न्या टाइडर 1999 से 2000
में उच्च वर्ग की लड़की अन्ना ग्रिपेनहिल्म के रूप में प्रमुखता से आईं। 16 बाद में उन्होंने स्वीडिश अमेरिकी सोप ओशन एवेन्यू 2002 में क्रिसी एरिक्सन की भूमिका निभाई। 17 2004 में उन्होंने मिकेल हाफस्ट्रॉम की हॉरर फिल्म ड्राइंग घोस्ट में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की और बाद में वॉलेंडर 2008 में अतिथि भूमिका निभाई। 17 स्वीडिश निर्देशक रिचर्ड होबर्ट ने उन्हें 2011 में सिमरीशमन शहर के बाजार में देखा, जिसके कारण उन्होंने उनकी फिल्म ए वन वे ट्रिप टू एंटिबेस एसवी में अभिनय किया। 18 जिसने उन्हें स्टॉकहोम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में राइजिंग स्टार पुरस्कार के लिए नामांकन दिलाया। 2013 में उन्होंने गुस्ताफ स्कार्सगार्ड के साथ फिल्म अस एसवी में सहअभिनय किया। 19 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। अगस्त 2012 में यह घोषणा की गई थी कि फर्ग्यूसन को 10 भाग वाले बीबीसी ऐतिहासिक टेलीविजन नाटक द व्हाइट क्वीन 2013 में एलिजाबेथ वुडविले की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। 20 जो फिलिप ग्रेगरी के द कजिन्स वॉर उपन्यासों पर आधारित है, जो वॉर्स ऑफ द रोजेज की महिलाओं के बारे में है। 21 द व्हाइट क्वीन में फर्ग्यूसन के प्रदर्शन को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 22 और उन्हें मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 23 उनकी पहली हॉलीवुड भूमिका हरक्यूलिस 2014 में ड्वेन जॉनसन के खिलाफ थी। 24 मिशन इम्पॉसिबल की कास्टिंग और हॉलीवुड स्टारडम। 2015 में फर्ग्यूसन को 5वें मिशन इम्पॉसिबल फिल्म मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन में महिला प्रधान MI6 एजेंट इल्सा फॉस्ट के चित्रण के लिए व्यापक मान्यता मिली, जिसके लिए उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 25, 26, 27, 28 टॉम क्रूज ने द व्हाइट क्वीन 29, 30 में उन्हें देखने और फर्ग्यूसन और इंग्रिड बर्गमैन के बीच समानता को देखते हुए फिल्म में उनके विपरीत अभिनय करने के लिए फर्ग्यूसन को चुना। 4 उन्होंने छठी मिशन इम्पॉसिबल फिल्म मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट में अपनी भूमिका दोहराई, जो 2018 में रिलीज हुई, उनकी सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता, जिसने दुनिया भर में $790 मिलियन से अधिक की कमाई की। 31, 32 और 2023 में 7वीं फिल्म मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 में इसे फिर से दोहराया। 33 फर्ग्यूसन 2025 न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में ए हाउस ऑफ डायनामाइट के लिए। 2016 में उन्होंने शमीम शरीफ द्वारा निर्देशित शीत युद्ध जासूसी थ्रिलर डिस्पाइट द फॉलिंग स्नो में सैम रीड और चार्ल्स रांस के साथ कात्या और लॉरेन की दोहरी भूमिकाएं निभाईं। 34 फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए उन्होंने 2016 प्राग इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। 35 उसी वर्ष बाद में फर्ग्यूसन स्टीफन फ्रियर्स की फ्लोरेंस फोस्टर जेनकिंस में मेरिल स्ट्रीप और ह्यू ग्रांट के साथ दिखाई दीं। 36 और टेड टेलर की थ्रिलर पुस्तक रूपांतरण द गर्ल ऑन द ट्रेन में एमिली ब्लंट ने अभिनय किया। 37 2017 में फर्ग्यूसन ने डैनियल एस्पिनोसा की साइंस फिक्शन हॉरर लाइफ में जेक गिलेनहाल और रयान रेनॉल्ड्स के साथ मुख्य भूमिका निभाई। 38 टॉमस अल्फ्रेडसन की क्राइम थ्रिलर द स्नोमैन में माइकल फैसबेंडर और चार्लोट गेंसबर्ग के साथ सहअभिनय किया। 39 और ह्यूग जैकमैन और मिशेल विलियम्स के साथ संगीत में फिल्म द ग्रेटेस्ट शोमैन में स्वीडिश ओपेरा गायिका जेनी लिंड की भूमिका निभाई। 40 2019 में फर्ग्यूसन ने कई प्रमुख फिल्मी भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने डॉक्टर स्लिप में सहअभिनय किया, जो स्टीफन किंग के इसी नाम के उपन्यास का रूपांतरण है। 41 जो कॉर्निश की एडवेंचर फिल्म द किड हु वुड बी किंग में खलनायिका मोर्गाना की भूमिका निभाई। 42 और एफ गैरी ग्रे की साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म मेन इन ब्लैक इंटरनेशनल में रिजा स्टावरोस के रूप में सहअभिनय किया। 43 2021 में उन्होंने लिसा जॉय की साइंस फिक्शन थ्रिलर रेमिनिसेंस में सहअभिनय किया। 44 डेनिस विलेन्यूवे ने उन्हें फ्रैंक हर्बर्ट के विज्ञान कथा उपन्यास ड्यून के अपने फिल्म रूपांतरण में लेडी जेसिका के रूप में कास्ट किया। 45 ड्यून 2021 और ड्यून पार्ट 2 2024 दोनों में भूमिका निभाई। 46
2023 में फर्ग्यूसन ने एप्पल टीवी प्लस साइंस फिक्शन सीरीज सिलो में अभिनय किया और कार्यकारी निर्माता बने। 47 व्यक्तिगत जीवन। 2007 में फर्ग्यूसन ने अपने तत्कालीन प्रेमी लुडविग हॉलबर्ग 48, जो एक साइकोसिंथेसिस थेरेपिस्ट है, के साथ अपने पहले बच्चे, एक बेटे को जन्म दिया। 49 अपने सोप ओपेरा की सफलता और अपने बेटे के जन्म के बाद वह हॉलबर्ग के साथ स्वीडिश दक्षिण पूर्वी तट पर सिमरिसैम चली गईं। 50 2012 में फर्ग्यूसन और हॉलबर्ग ने ओस्टरलेन में एक साथ टैंगो सिखाया। 50 अप्रैल 2015 में यह जोड़ा अलग हो गया। 50 2016 से 51 फर्ग्यूसन व्यवसायी रोरी सेंट क्लेयर गेनर के साथ रिश्ते में है। 4 52 जिनसे उनकी एक बेटी है जो मई 2018 में पैदा हुई थी। 53 उन्होंने दिसंबर 2018 में शादी की। 51 पाइनवुड और शेपरटन स्टूडियो के निकट होने के कारण दक्षिण पश्चिम लंदन के रिचमंड में उनका एक घर है। 52 फर्ग्यूसन को नंगे पैर चलने की आदत है, एक ऐसी आदत जिसने डॉक्टर स्लिप में रोज द हैट की पोशाक के लिए उनके रचनात्मक विकल्पों को प्रभावित किया। जेरेड फ्रांसिस हैरिस, जन्म 24 अगस्त 1961, एक ब्रिटिश अभिनेता है। एक अभिनेता रिचर्ड हैरिस के पुत्र, उन्होंने ड्यूक विश्वविद्यालय और रॉयल सेंट्रल स्कूल ऑफ स्पीच एंड ड्रामा से नाटक का अध्ययन किया। उन्हें ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। साथ ही गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 2 प्राइम टाइम एमी पुरस्कारों के लिए नामांकन भी प्राप्त हुए हैं। हैरिस ने अपने पेशेवर अभिनय करियर की शुरुआत लंदन के रॉयल शेक्सपियर थिएटर और न्यूयॉर्क के द पब्लिक थिएटर में विलियम शेक्सपियर की कृतियों के निर्माण से की। उन्होंने ब्रिटिश कॉमेडी द रेचेल पेपर्स 1995 में सहायक भूमिका से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने आई शॉट एंडी वॉरहोल 1996 में एंडी वॉरहोल की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने फार एंड अवे 1992, द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स 1992, नेचुरल बॉर्न किलर्स 1994, डेड मैन 1995 और हैप्पीनेस 1998 में सहायक भूमिकाएं निभाई। उन्होंने फॉक्स की विज्ञान कथा श्रृंखला फ्रिंज 2008 से 2012 में डेविड रॉबर्ट जोन्स की आवर्ती भूमिका निभाई। एएमसी पीरियड ड्रामा सीरीज मैड मेन 2009 से 2012 में लेन प्राइस की भूमिका के लिए उन्हें आलोचनात्मक ध्यान मिला, जिसके लिए उन्हें ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। इस दौरान उन्होंने द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन 2008, शर्लक होम्स, ए गेम ऑफ शैडोज 2011, लिंकन 2012 फिल्मों में भूमिकाएं निभाई और स्कफी साइंस फिक्शन सीरीज द एक्सपेंस 2015 से 2017 में एंडरसन डावेस और एएमसी अलौकिक हॉरर सीरीज द टेरर 2018 में कैप्टन फ्रांसिस क्रोजियर की भूमिका निभाई। हैरिस ने नेटफ्लिक्स की ऐतिहासिक ड्रामा सीरीज द क्राउन 2016 से 2017 में किंग जॉर्ज 6 का किरदार निभाया था, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने एचबीओ मिनीसीरीज चेरनोबिल 2019 में वालेरी लेगासोव की भूमिका निभाते हुए एक प्रमुख भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार जीता और उन्हें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 2 उनकी हालिया फिल्म भूमिकाओं में द मैन फ्रॉम यूएनसीएली 2015, सर्टेन वुमेन 2016, एलाइड 2016 और ए हाउस ऑफ डायनामाइट 2025 शामिल है। प्रारंभिक जीवन। जेरेड फ्रांसिस हैरिस का जन्म 24 अगस्त 1961 को हैमरस्मिथ, लंदन में हुआ था, जो आयरिश अभिनेता रिचर्ड हैरिस 1930 से 2002 और उनकी पहली पत्नी एलिजाबेथ रीस विलियम्स 1936 से 2022 एक वेल्श अभिनेत्री के 3 बेटों में से दूसरे थे।
3. उनके छोटे भाई अभिनेता जेमी हैरिस है। उनके बड़े भाई निर्देशक डेमियन हैरिस है और उनके नाना राजनीतिज्ञ डेविड रीस विलियम्स, प्रथम बैरन ओगमोर थे। 4. हैरिस की शिक्षा लेडी क्रॉस स्कूल में हुई, जो पूर्वी ससेक्स के तटीय शहर सीफोर्ड में एक पूर्व प्रारंभिक बोर्डिंग स्वतंत्र स्कूल था, और उनके भाइयों जेमी और डेमियन की भी यही शिक्षा थी। वे कहते हैं, वे अनुशासन के लिए प्रसिद्ध थे, हर सुबह ठंडे पानी से स्नान करते थे, और वहां आपको कभी भी आपके पहले नाम से नहीं जाना जाता था। आपको या तो आपके नंबर से बुलाया जाता था या आपके अंतिम नाम से। चूंकि हम 3 थे, डेमियन को प्रमुख विषय के लिए हैरिस माँ कहा जाता था, मैं गौण विषय के लिए हैरिस मी कहा जाता था, और जेमी को हैरिस मिनिमस कहा जाता था, जो सबसे छोटा और सबसे छोटा था। 5. इसके बाद उन्होंने डाउनसाइड स्कूल में दाखिला लिया, जो दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड के समरसेट में स्ट्रेटन ऑन द फॉसे, शेप्टन मैलेट के बाजार शहर के पास, गांव में एक कैथोलिक बोर्डिंग स्वतंत्र स्कूल था। 5. वे उत्तरी कैरोलिना, संयुक्त राज्य अमेरिका में ड्यूक विश्वविद्यालय गए, जहां से उन्होंने 1984 में नाटक में बीएफए के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। फिर 1989 में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के लिए सेंट्रल स्कूल ऑफ स्पीच एंड ड्रामा में एक अभिनेता के रूप में प्रशिक्षण लेने के लिए इंग्लैंड लौट आए। लुई गैब्रियल बासो 3 एक अमेरिकी अभिनेता है। बाल कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत करते हुए बासो ने सुपर 8 2011, द किंग्स ऑफ समर 2013, बेयरली लीथल 2015, द होल ट्रूथ 2016, हिलबिली एलेजी 2020 और ए हाउस ऑफ डायनामाइट 2025 जैसी फिल्मों में भूमिकाएं निभाई। उन्हें शोटाइम कॉमेडी ड्रामा सीरीज द बिग सी 2010-13 में एडम जेमिसन और नेटफ्लिक्स एक्शन थ्रिलर सीरीज द नाइट एजेंट 2023 वर्तमान में एफबीआई एजेंट पीटर सदरलैंड की मुख्य भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन। बासो का जन्म सेंट लुइस, मिसौरी में मार्सी और लुइस जे. बासो के पुत्र के रूप में हुआ था। 1, 2 उनकी 2 बहनों, अभिनेत्रियों एलेक्जेंड्रिया और एनालीज बासो के साथ उनकी शिक्षा घर पर ही हुई थी। उनका परिवार सेंट चार्ल्स, मिसौरी स्थित ग्रेस डॉक्ट्रिन चर्च में पढ़ता था। अभिनय में आने से पहले बासो एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहते थे। 3. आजीविका। सेंट लुइस में रहते हुए बासो ने 2007 की शुरुआत में 2 फीचर फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाईं, मीट बिल, जिसमें आरोन एकहार्ट ने अभिनय किया था, और एलिस अपसाइड डाउन, जिसमें एलिसन स्टोनर ने अभिनय किया था। बासो की बड़ी बहन एलेक्जेंड्रा ने भी बाद वाली फिल्म में एक भूमिका निभाई थी। बाद में वह अपनी मां और बहनों के साथ लॉस एंजिल्स चले गए। 4. वहां उन्हें अपने पहले ही हफ्ते में प्रतिनिधित्व मिल गया और डेलीमोशन किड्स वेब सीरीज घोस्ट टाउन में मुख्य भूमिका हासिल कर ली। 5. 6. बासो ने निक्लोडियन के आई कार्ली और एबीसी के द मिडल जैसी लोकप्रिय सीरीज में कई टेलीविजन अतिथि भूमिकाएं निभाई है। 2010 से 2013 तक उन्होंने शोटाइम कॉमेडी सीरीज द बिग सी में नियमित भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने लॉरा लिनी द्वारा निभाए गए मुख्य किरदार के बेटे एडम जेमिसन की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने जॉन गुडमैन और क्लिंट हॉवर्ड अभिनीत स्वतंत्र फिल्म अलबामा मून 2009 में हेल मिशेल की भूमिका निभाई, जिसका निर्देशन टिम मैककेनलीज ने किया था और यह वॉटकी के सबसे ज्यादा बिकने वाले उपन्यास पर आधारित थी। बैसो जे अब्राम्स की साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म सुपर 8 2011 और जॉर्डन वोग्ट रॉबर्ट्स की कॉमेडी ड्रामा द किंग्स ऑफ समर 2013 में दिखाई दिए, जिसका प्रीमियर 2013 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। 7. इसके बाद वह काइल न्यूमैन की एक्शन कॉमेडी बेयरली लेथल 2015 में हैली स्टेनफेल्ड और डव कैमरून के साथ दिखाई दिए। 8 सितंबर 2014 में वह टॉम हैंक्स के साथ मेग रयान के निर्देशन में बनी पहली फिल्म इथाका के कलाकारों में शामिल हुए। 9 बैसो कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म द होल ट्रूथ 2016 में भी दिखाई दिए, जिसका निर्देशन कर्टनी हंट ने किया।
सितंबर 2021 में बासो को मौली सूर्या द्वारा निर्देशित नेटफ्लिक्स की एक्शन थ्रिलर फिल्म ट्रिगर वार्निंग के कलाकारों में शामिल किया गया था। 11 नवंबर 2021 में उन्हें नेटफ्लिक्स पर लुसियन बुकानन के साथ राजनीतिक षड्यंत्र थ्रिलर श्रृंखला द नाइट एजेंट का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया गया था, जिसे शॉन रयान द्वारा बनाया गया था और यह लेखक मैथ्यू क्वर्क के इसी नाम के 2019 न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग उपन्यास पर आधारित है। 12 2022 में वह रेनी हार्लिन की द स्ट्रेंजर्स ट्रिलॉजी के कलाकारों में शामिल हुए। हैरिस ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत ड्यूक यूनिवर्सिटी के फ्रीवाटर फिल्म्स के लिए एक अधूरी फीचर लेंथ फिल्म डार्कमूर 1983 के निर्देशन से की थी। अभिनेता के रूप में उनकी पहली फिल्म उपस्थिति द रेचल पेपर्स 1989 में थी। उन्होंने वेस्टर्न रोमांस फार एंड अवे 1992, ऐतिहासिक महाकाव्य द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स 1992 और क्राइम ड्रामा नेचुरल बॉर्न किलर्स 1994 जैसी फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने जिम जारमुश की डेड मैन 1995 में बेनमोंट टेंच की भूमिका निभाई। उन्होंने 1998 में टेलीविजन सीरीज लॉस्ट इन स्पेस के फिल्म रूपांतरण में वृद्ध विल रॉबिन्सन की भूमिका निभाई। उसी वर्ष उन्होंने टॉड सोलोंडज द्वारा लिखित और निर्देशित विवादास्पद ब्लैक कॉमेडी ड्रामा फिल्म हैप्पीनेस 1998। अन्य उल्लेखनीय भूमिकाओं में आई शॉट एंडी वॉरहोल में एंडी वॉरहोल, टेलीविजन फिल्म टू ऑफ अस 2000 में जॉन लेनन और 2003 में बीबीसी द्वारा उपन्यास द अदर बोलिन गर्ल पर आधारित फिल्म में किंग हेनरी अष्टम की भूमिकाएं शामिल है। हैरिस ने रेसिडेंट ईविल एपोकैलिप्स 2004 में डॉ. चार्ल्स एशफोर्ड की भूमिका निभाई। उन्होंने बीबीसी 2 पर प्रसारित टू द एंड्स ऑफ द अर्थ में कर्कश कैप्टन एंडरसन की भूमिका निभाई। फिल्म मिस्टर डीड्स में मैक मैकग्राथ, एफएक्स सीरीज द रिचेस में इमोन क्विन और फ्रिंज में डेविड रॉबर्ट जोन्स की भूमिका निभाई। 2009 से 2017 उन्होंने 2009 से 2012 तक एएमसी की पीरियड ड्रामा सीरीज मैड मेन में लेन प्राइस की भूमिका निभाकर प्रसिद्धि प्राप्त की। यह शो 1960 के दशक में न्यूयॉर्क शहर में एड मेन के जीवन पर केंद्रित है। वह पहली बार तीसरे सीजन में दिखाई दिए, जहां वह स्टर्लिंग कूपर में एक ब्रिटिश नवागंतुक के रूप में शामिल हुए और बाद में नई एजेंसी स्टर्लिंग कूपर ड्रेपर प्राइस के भागीदार बन गए। द गार्जियन के पॉल मैकेन्स ने लेन प्राइस के बारे में लिखा, शो में अपने 3 सीजन के कार्यकाल के दौरान लेन एक आदर्श अंग्रेज की तरह दिखे। वह विनम्र, शिष्ट, तीखे मिजाज और कंजूस थे। वह स्पष्ट रूप से तार्किक और बेहद दृढ़ भी थे। जब स्टर्लिंग कूपर का विघटन हो गया और उसका उत्तराधिकारी लगभग डूब गया, तब भी उन्होंने शांत रहकर काम जारी रखा। साथ हैरिस को कमीशन एंड फीस एपिसोड में अपनी अंतिम उपस्थिति के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली और साथ ही ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 2012 में ब्रेकिंग बैड के लिए हारून पॉल से हार गए। वह सीजन 7 के 11वें एपिसोड को निर्देशित करने के लिए श्रृंखला में लौट आए, जो 2015 में प्रसारित हुआ। उन्होंने स्टीवन स्पीलबर्ग की प्रशंसित ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म लिंकन 2012 में यूलिसिस एस. ग्रांट का किरदार निभाया। 8. द क्राउन की पहली श्रृंखला में किंग जॉर्ज 6 के उनके चित्रण की आलोचक मैट जोलर सेज ने प्रशंसा की थी, जिन्होंने कहा था कि श्रृंखला के बड़े कलाकारों की टुकड़ी के बावजूद हैरिस अभी भी चरित्र की कम संवेदनशीलता और इंग्लैंड के नाटक में उसकी सीमित भूमिका के प्रति जागरूकता को इतनी मार्मिकता से व्यक्त करने में कामयाब रहे हैं कि कोई भी उनके प्रदर्शन से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। 9. उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार और ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ अतिथि कलाकार के लिए क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 2018 वर्तमान उन्होंने 2018 की श्रृंखला द टेरर में कैप्टन फ्रांसिस क्रोजियर का किरदार निभाया, जो डैन सिमंस के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी, जिसमें फ्रैंकलिन के खोए हुए अभियान के भाग्य का एक काल्पनिक विवरण दिया गया था।
नवंबर 2018 में हैरिस रॉयल कैनेडियन जियोग्राफिकल सोसाइटी के लुई कामूक मेडल के पहले प्राप्तकर्ताओं में से एक थे, जो उन्हें कैप्टन क्रोजियर के चित्रण के लिए कनारा के भूगोल को कनाडाई और दुनिया के लिए बेहतर बनाने के लिए प्रदान किया गया था। हैरिस ने कहा कि वह संतुष्ट थे कि श्रृंखला ने वास्तविक अभियान के बारे में जिज्ञासा को प्रेरित किया। उन्होंने टिप्पणी की, यह उचित है कि इतिहास याद रखेगा कि यह आरसीजीएस ही था जिसने सबसे पहले द टेरर को मान्यता दी थी। 2019 में हैरिस ने प्रशंसित मिनी सीरीज चेरनोबिल में वालेरी लेगासोव का किरदार निभाया, जो 1986 की चेरनोबिल आपदा और उसके बाद के सफाई प्रयासों के इर्द-गिर्द घूमती है। 11 उस भूमिका के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन पुरस्कार जीता और उन्हें लिमिटेड सीरीज या मूवी में उत्कृष्ट लीड एक्टर के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिनी सीरीज या टेलीविजन फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। इस सीरीज का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका में HBO और यूनाइटेड किंगडम में स्काई यूके द्वारा किया गया था। मार्च 2019 में हैरिस सोनी के स्पाइडरमैन स्पिन-ऑफ मोरबियस में जेरेड लेटो के साथ शामिल हुए। 12 वह एप्पल टीवी प्लस के लिए निर्मित फाउंडेशन टेलीविजन सीरीज में साइकोहिस्ट्री के डेवलपर हरी सेल्डन की भूमिका निभाते हैं, जिसका प्रीमियर सितंबर 2021 में हुआ था। 13 2024 में उन्होंने ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म रीअवेकनिंग में एरिन डोहर्टी और जूलियट स्टीवेंसन के साथ एक लापता बच्चे के पिता की भूमिका निभाई। बैरी एक्रोयड, जन्म 12 मई 1954, एक अंग्रेजी छायाकार और निर्देशक है। एक्रोयड ने निर्देशकों केन लोच और पॉल ग्रीनग्रास के साथ अक्सर काम किया है। उन्होंने कैथरीन बिगेलो की 2008 की युद्ध फिल्म द हर्ट लॉकर और ग्रीनग्रास के साथ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित 2013 की जीवनी थ्रिलर कैप्टन फिलिप्स में काम किया, जिसके लिए उन्हें बाफ्टा पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ छायांकन के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन मिला। 2014 में एक्रोयड ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ सिनेमेटोग्राफर्स के अध्यक्ष बने। जीवन और करियर। एक्रोयड का जन्म ओल्डहैम, इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें द लॉस्ट प्रिंस के लिए सर्वश्रेष्ठ छायांकन हेतु बाफ्टा नामांकन प्राप्त हुआ। उनकी नवीनतम कृतियां केन लोच की पुरस्कार विजेता फिल्म द विंड दैट शेक्स द बार्ली, पॉल ग्रीनग्रास की 9 से 11 आपदा पर आधारित फिल्म यूनाइटेड 93 और कैथरीन बिगेलो द्वारा निर्देशित इराक युद्ध फिल्म द हर्ट लॉकर में है। 2 टीम वर्क और सामूहिक प्रयास लोच की कार्यशैली है। लोच ने एक लेखक निर्देशक होने की अपनी स्थिति से इनकार किया है। अधिकांश निर्देशकों के विपरीत, जो अक्सर अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के महत्व को बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं, लोच अपनी टीम के योगदान का जश्न मनाते हैं, जैसे कि उनके नियमित सहयोगी छायाकार बैरी एक्रोयड। 3 न्यूयॉर्क डेली न्यूज के फिल्म समीक्षक जैक मैथ्यूज ने द विंड दैट शेक्स द बार्ली के पीछे के फिल्म निर्माण के बारे में टिप्पणी की। लोच के नियमित छायाकार बैरी एक्रोयड द्वारा अंधेरे घरों में और धुंधले हरे आयरिश परिदृश्य पर खूबसूरती से फिल्माई गई विंड में एक ऐसी तीव्रता और अंतरंगता है जो इसे लगभग अभिभूत कर देती है। 4 2016 में उन्होंने 5वीं बॉर्न फिल्म के लिए चौथी बार ग्रीनग्रास के साथ फिर से काम किया। किर्क बैक्सटर, जन्म 1972, एक ऑस्ट्रेलियाई फिल्म संपादक है। उन्होंने निर्देशक डेविड फिंचर और संपादक एंगस वॉल के साथ कई बार काम किया है और द सोशल नेटवर्क और द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू के लिए अकादमी पुरस्कार जीते हैं। प्रारंभिक जीवन। बैक्सटर सिडनी के उत्तरी समुद्र तटों पर पलेब्रे और पिटवाटर हाई स्कूल में पढ़े। 17 साल की उम्र में बैक्सटर के स्कूल ने उन्हें एक स्थानीय प्रोडक्शन कंपनी रॉसवुड प्रोडक्शंस के साथ कार्य अनुभव प्राप्त करने का मौका दिया। 2 कंपनी के पास प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन दोनों में कई विभाग थे, जिससे बैक्सटर को यह देखने का मौका मिला कि निर्देशक, छायाकार, संपादक, फोकस खींचने वाले, ग्रिप और गैफर कैसे काम करते हैं। 3 बैक्सटर को जल्दी ही संपादकीय प्रक्रिया से प्यार हो गया और उन्होंने अपना करियर बनाने के लिए
स्कूल छोड़ दिया। 1. बैक्सटर 18 वर्ष की आयु तक पूर्णकालिक सहायक संपादक थे। 4. आजीविका। ऑस्ट्रेलियाई फिल्म उद्योग में काम की कमी के कारण बैक्सटर ने मुख्य रूप से विज्ञापनों के संपादन पर ध्यान केंद्रित किया। 4. वह एवीडी, एक गैररेखीय संपादन सॉफ्टवेयर के शुरुआती अपनाने वालों में से एक थे। उद्धरण वांछित। अपने परिवार की स्कॉटिश विरासत के कारण बैक्सटर एक ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल करने में सक्षम थे और 23 साल की उम्र में लंदन चले गए। 4. बैक्सटर ने पोस्ट प्रोडक्शन हाउस फाइनल कट सॉफ्टवेयर के साथ भ्रमित नहीं होना के लिए काम किया। 2. उन्होंने जल्द ही विदेशों में ब्रिटिश निर्देशकों के साथ परियोजनाओं के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए उड़ान भरना शुरू कर दिया। 5. जीवन शैली और वेतन दोनों को प्राथमिकता देते हुए बैक्सटर ने लंदन में 6 साल बाद अमेरिका में प्रवास करने का फैसला किया। 5. उन्होंने न्यूयॉर्क में नए खुले फाइनल कट कार्यालयों का नेतृत्व किया। 2. बैक्सटर संपादकीय कंपनी एक्साइल एडिट के सहमालिक है। 6. 2004 में बैक्सटर एंगस वॉल की कंपनी रॉक पेपर सीजर्स में शामिल हो गए, जो फीचर फिल्म और व्यावसायिक कार्यों में विशेषज्ञता रखती थी। 7. इसके बाद बैक्सटर ने वॉल के साथ डेविड फिंचर की फिल्म जोडिएक में अतिरिक्त संपादक के रूप में काम किया। जब वॉल ने द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन के संपादन की तैयारी शुरू की, तो उन्होंने फिंचर के सामने बैक्सटर को सहसंपादक बनाने का प्रस्ताव रखा। 8. बैक्सटर और वॉल को द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन में उनके काम के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन के लिए अकादमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ संपादन के लिए बाफ्टा पुरस्कार और अमेरिकन सिनेमा एडिटर्स एडी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 9. द सोशल नेटवर्क में अपने काम के लिए बैक्सटर और वॉल ने 2011 में ऑस्कर और बाफ्टा जीता। अगले वर्ष उन्होंने द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू के लिए दूसरा ऑस्कर जीता। बैक्सटर ने इस बात का खंडन किया कि फिंचर 1000 बार लेते हैं। उन्होंने कहा, यह एक ही कोण को 1000 बार दोहराना नहीं है, यह कवरेज है। इसलिए दृश्य में हमेशा कोई न कोई जगह होती है। यह कोणों की मात्रा है जो वास्तव में डेविड के काम में जानकारी प्रस्तुत करने के तरीके को अलग करती है। 3. फिंचर, बैक्सटर, एरिक मेसर्सचिमिट और क्लाइस द किलर के लिए मंच पर। 2014 में बैक्सटर ने डेविड फिंचर के साथ अपनी पहली एकल संपादकीय भूमिका गॉन गर्ल का संपादन किया। यह पहली हॉलीवुड फिल्म थी जिसे पूरी तरह से प्रीमियर प्रो में संपादित किया गया था। 10. बैक्सटर ने कहा कि उन्होंने इस सॉफ्टवेयर को सभी आफ्टर इफेक्ट्स को करीब लाने के लिए चुना। शॉट्स को स्थिर किया जा सकता था, स्प्लिट स्क्रीन को पूरी तरह से किया जा सकता था और सभी संपादन मॉनिटर के अंदर के दृश्यों में किए जा सकते थे। हर 2 शॉट में वीएफएक्स है। यह गति और सबसे अद्यतित सामग्री के साथ तुरंत काम करने के बारे में है। यह एक गांव के लिए सबसे अच्छे प्रकार के स्वप्नलोक का निर्माण कर रहा है। 11. बैक्सटर को फिंचर की टीवी सीरीज माइंडहंटर, हाउस ऑफ कार्ड्स और लव, डेथ एंड रोबोट्स के लिए संपादकीय श्रेय भी प्राप्त है। 2023 में बैक्सटर ने अपनी पहली गैर फिंचर फीचर फिल्म डम्ब मनी का संपादन किया। तो दोस्तों ये यूनाइटेड किंगडम में 3 अक्टूबर 2025 को रिलीज़ की गई थी। यूनाइटेड स्टेट के अंदर इसे रिलीज़ किया गया था, यानी अमेरिका के अंदर 10 अक्टूबर को, और ये अब हमें एक तरह से OTT पर भी देखने को मिल रही है। बाकी मैंने इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी आपको बता ही दी है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।